कंट्रोल में। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। लगातार देश में कोरोना प्रभावितों की तादाद बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में जो सबसे बड़ा संदेश, अहम संदेश दिया, चिंता व्यक्त की, वो थी लोअर तबके के लोगों के लिए जो अपने दम पर इलाज नहीं करवा पा रहे। उनके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं? आयुष्मान भारत जो पीएम योजना है वो कैसे इन लोगों को लाभ पहुंचा रही है? हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण गेदाम जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका। नमस्कार जी सर, अभी क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर है, अभी तक आयुष्मान भारत की तरफ से कोरोना संक्रमितों के लिए एक तो तादाद कितनी है ऐसे संक्रमितों की जिनको लाभ आयुष्मान भारत की तरफ से मिला है, और ऐसे कितने केसेस को डील किया जा चुका है? जी, मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा। अभी फिलहाल जो सरकार की स्ट्रेटेजी है वो सरकारी अस्पतालों में कोविड का ट्रीटमेंट और टेस्टिंग कराने की है, क्योंकि हमें अभी सरकार में कैपेसिटी काफ़ी बची हुई है। आयुष्मान भारत ये जो योजना है ये जो लोगों को सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं उनका ट्रीटमेंट रीइंबर्स कराने के लिए है। सरकार में अभी टेस्टिंग और ट्रीटमेंट चल ही रहा है। यदि इसका कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गया तो इन एंटीसिपेशन प्राइवेट में जब जाना हमको जरूरी लगेगा भेजना लोगों को, तब आयुष्मान भारत के तहत हम उसका पेमेंट करवाएंगे ताकि पेशेंट को खुद को कुछ भी खर्चा ना हो। तो अभी आयुष्मान भारत जो है वो एक तरह से स्टैंड बाय की तरह से खड़ा हमने किया है। जिस समय सरकारी अस्पतालों का कैपेसिटी अगर एग्जॉस्ट होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, हम ऐसा ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, बट अगर हालात खराब होते हैं और ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, मैं चाहूँगा ऐसा ना हो, बट अगर ऐसा होता है तो जब प्राइवेट अस्पतालों को हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करना शुरू करेंगे बड़ी तादाद पे, तब उन अस्पतालों का पेमेंट आयुष्मान योजना के अंतर्गत किया जाएगा ताकि पेशेंट को वो फ्री रहे। सर, कैपेसिटी क्या है? क्योंकि आप कैपेसिटी की बात करें, महत्वपूर्ण हो जाता है कि एग्जॉस्ट ना हो। सरकारी अस्पताल, एक तो उस पैनल में कौन कौन से अस्पताल पड़ते हैं, मैं एक थोड़ा सा क्लियर पिक्चर अगर आप बता पाएं हम लोगों को, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो जान पाएं कि एक्चुअली पहले जाना कहाँ है। तो वो सरकारी अस्पताल कौन से हैं, ऐसे परिवार कहाँ जा सकते हैं? दूसरा, कैपेसिटी है क्या आयुष्मान भारत की? देखो, ये पूरे भारत का कैपेसिटी एक साथ डिस्कस करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का या स्टेट का जो व्यक्ति है वो दूसरे स्टेट की कैपेसिटी उसकी कोई काम की नहीं है। तो जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो उसका एनालिसिस सिटी वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए। फिलहाल हर डिस्ट्रिक्ट का हर स्टेट में कुछ अस्पताल है जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स ने नोटिफाई किए हैं कि यहाँ पे कोविड का ट्रीटमेंट होगा, और ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग संख्या है और वहाँ पे पेशेंट ने जाना है। तो ये जो स्थानीय प्रशासन है उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन देते रहती है। जैसे कि आपको पता है दिल्ली सरकार की ऐसे 5-6 अस्पताल है, भारत सरकार के दिल्ली में 3-4 इस टाइप से है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग अस्पताल है, वहाँ पे लोगों ने जाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी लोकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और लोकल सिविल हॉस्पिटल। जब तक वहाँ की कैपेसिटी पूरी है, वहाँ पे बेड्स पूरे भरे नहीं जाते, तब तक कहीं प्राइवेट में जाने की जरूरत नहीं है। जहां तक प्राइवेट में जाने की बात है, हमने पूरी फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को देके रखी है। देखिए, कोविड में 2 टाइप के पैकेजेस आयुष्मान भारत के अंतर्गत है। पहला पैकेज है टेस्टिंग का और दूसरा पैकेज है ट्रीटमेंट का। अब टेस्टिंग की जो बात है उसमें हॉस्पिटल एडमिशन करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो केस टू केस डिसाइड होता है। तो हमने कहा है कि किसी भी अस्पताल में अगर खुद का टेस्टिंग का फैसिलिटी नहीं है तो वो अस्पताल जो हमारे पैनल में है, जिनकी संख्या पूरे भारत में 21,000 से ज्यादा है, वो लोकल पास की जो आईसीएमआर ऑथराइज्ड लैब है उनसे टाई अप कर सकता है। तो मतलब उनका जो टेस्टिंग होगा वो आयुष्मान भारत के पैनल के अस्पताल में होगा, सरकारी या प्राइवेट, और वो जो टेस्टिंग होगा वो आईसीएमआर अप्रूव्ड लैब में होगा। अगर एडमिट करने की जरूरत पड़ती है
तो सरकारी अस्पताल में अभी एडमिशन्स हो रहे हैं। और जब उन्होंने कह दिया कि नहीं अभी हमारी कैपेसिटी खत्म है, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लेवल पे जी, सिचुएशन जी, आएगी, जी। ऐसा एक डेट नहीं बता सकते। जी, जी। तब उस डिस्ट्रिक्ट का जो प्राइवेट एम्पैनल्ड आयुष्मान भारत का हॉस्पिटल है वहां पे वो जा सकते हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी एक दिक्कत आ सकती है, हमको पता है, क्योंकि कोविड का ट्रीटमेंट जनरली एक्सपेक्टेड है कि एक अलग अस्पताल में किया जाए या एक अलग से ब्लॉक में किया जाए, ऐसा गाइडलाइन भी कहता है। जी। तो मतलब अगर किसी अस्पताल में कोविड का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया तो वो अस्पताल में या वो ब्लॉक में अगर एक से ज्यादा ब्लॉक हो तो बाकी ट्रीटमेंट जनरली अवॉइड करना है। तो ऑफ कोर्स प्राइवेट हॉस्पिटल में ये जरा दिक्कत आ सकती है। तो हमने कोविड के केसेस में प्राइवेट हॉस्पिटल को एडिशनल पेमेंट करने के लिए भी आदेश जारी किए हैं। अब ये एडिशनल पेमेंट कितना करेंगे हर प्राइवेट हॉस्पिटल को, ये हमने फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को दी है, क्योंकि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग मॉडल अपना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर हमसे जुड़ा जाए और वी शुड अगर ये आपदा और सीरियस टर्न लेती है तो हम मजबूती से उसका सामना कर सकें। सर अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जोड़ा नहीं गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल मैडम हमारे पैनल में ऑलरेडी 9000 है और 9000 से ज्यादा है, बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं। अवेलेबल एंड रेडी। इशू ये है कि वहां पे हम भेजना कब शुरू करेंगे, तो हम रेडी है। अच्छा एक और बात है, बहुत जगह पे अगर एक ही सरकारी अस्पताल है उसको पूरा कोविड में कन्वर्ट कर दिया तो आम गरीब जनता बाकी बीमारियों के लिए कहां जाएगी। किसी की डिलीवरी है, किसी को कोई इमरजेंसी हार्ट का इशू हो गया है, तो उनके लिए भी हम आयुष्मान भारत के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल खोल सकते हैं। सो ये जो आपदा है इसको कोविड और नॉन कोविड ऐसा दोनों तरीके से देखना चाहिए, और प्राइवेट और सरकारी दोनों को हम दोनों जगह हम जी हाँ, ताकि बाकी स्वास्थ्य सेवाएं भी ना रुके। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए बताइए प्रवीण जी, मानिए मुझे फोन से पता करना है, आप क्योंकि हर एक राज्य की हम बात कर रहे हैं, ऐसे इन्फॉर्मेशन लोगों के पास है नहीं। एक बड़ी समस्या क्योंकि ये होती है, लाभ तो आपको तब मिलेगा जब पहले आप अस्पताल पहुंचे। तो पहले ये समस्या है कि अगर मुझे फोन से पता करना है कि कौन सा सरकारी अस्पताल या फिर कौन से प्राइवेट अस्पताल इम्पैनल्ड हैं, तो एक तो पता कैसे करें, ये जिम्मेदारी किसकी होगी, किसके जरिए पता किया जा सकता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे जिम्मेदार बनाया जा रहा है? जी, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं बताता हूँ, हमारे 2 टाइप के फोन कॉल्स है, 2 टाइप के हेल्पलाइंस है। जहाँ पे हम डेली 50,000 या 60,000 से ज्यादा फोन कॉल्स ले रहे हैं। पहली हेल्पलाइन एक जनरल हेल्पलाइन है 14555 14555। वहां पे अगर फोन करते हैं तो आयुष्मान भारत के बारे में जो भी जानना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, कौन से हॉस्पिटल्स हमारे साथ एम्पैनल्ड है, उस व्यक्ति का नाम आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत है या नहीं है, ये जनरल इंफॉर्मेशन 14555 पे मिलेगी। देश में कहीं से भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है नंबर? जी जी जी, देश में कहीं से भी है और ये टोल फ्री है। ठीक है। दूसरा 1075 अभी जो स्पेशल कोविड हेल्पलाइन है भारत सरकार की, जिसमें राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण हम उसको चला रहे हैं, तो 1075 पे अगर फोन करते हैं तो कोविड से संबंधित जो जानकारी है, अलग अलग स्टेट्स में कौन से अस्पताल कोविड स्पेशल अस्पताल करके घोषित किए गए हैं, और बाकी जो डे टू डे क्वेरीज है, आईसीएमआर जो गाइडलाइंस इशू कर रही है, इसके बारे में मैं सब आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 1075 इस फोन नंबर का आप यूज करें। ये टोल फ्री नंबर है, यहाँ पे अगर फोन करेंगे तो आपको कोविड से जो जानकारी आवश्यक है वो मिलेगी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आरोग्य सेतु जो ऐप है भारत सरकार का, वो भी एक संवाद का अच्छा जरिया बन सकता है। तो जो बहुत सारे क्वेश्चंस है उसके थ्रू आप भेज सकते हैं। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उस पे एक सेल्फ असेसमेंट का भी टैब है, तो जहां पे आप उचित आंसर्स देके खुद की कंडीशन का एनालिसिस कर सकते हैं। आरोग्य सेतु एक और जरिया है जिसके थ्रू आप सरकार से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, इसके महत्व को लोग जान भी रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में इसका जिक्र भी किया था। लेकिन 1075 जिसका प्रवीण जी आपने जिक्र किया, मुझे बताइए कि क्या अगर मानिए किसी में कुछ ऐसे लक्षण खुद में पाए जा रहे हैं, 1075 अचानक कोई अकेला है, घर में स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो क्या 1075 पर आम जन भी और आयुष्मान भारत के तहत आने वाले लोग भी 1075 पर अगर फोन करते हैं उनको मदद मिलेगी?
जी, आयुष्मान भारत और नॉन आयुष्मान भारत 105 ये सभी लोगों के लिए है। वहाँ पे फ़ोन करने से आपको मदद करने का भी ज़रिया उपलब्ध किया जाएगा। तो किस-किस तरीके की मदद सर इस हेल्पलाइन नंबर से हमें मिल सकती है? अगर एम्बुलेंस चाहिए तो क्या मिलेगा? वो हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन मैं एम्बुलेंस के लिए जो ज़्यादा फ़ेमस नंबर है सबको पता है, अलग-अलग स्टेट में बहुत से स्टेट में 108 है। ये काफ़ी फ़ेमस और काफ़ी पॉपुलर है एम्बुलेंस के लिए, क्योंकि क्या है कि हम चाहते हैं कि फ़ोन कॉल में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 1075 ये सेंट्रल हेल्पलाइन है भारत सरकार की। हर डिस्ट्रिक्ट की खुद की एम्बुलेंस सर्विस है 108। कुछ स्टेट्स में उसको 102 या 104 ठीक है। भी जाना जाता है। तो अगर मैं चाहूँगा कि अगर सुपर इमरजेंसी है, हालाँकि कोविड में ये बाकी हार्ट अटैक और ऐसे इसमें ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, तो 108 मैं चाहूँगा सब लोग शुड अप्रोच फॉर गेटिंग द एम्बुलेंस। सर आज ही मैं किसी का वीडियो देख रही थी, उसमें एक महिला थी जो कि प्रभावित थी, उनको ऐसे सिम्पटम्स थे, रात के वक्त सांस में क्योंकि तकलीफ होने लग गई, पहले आरएमएल, एक तो एम्बुलेंस बुलाने की उन्होंने कोशिश की, इसलिए भी मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी, एम्बुलेंस उन तक पहुंची नहीं, बाद में किसी तरीके से अपने बेटे के जरिए वो पहुंची, आरएमएल पहुंची, वहां पर उनको एक कोने में बिठा दिया गया, कौन आकर के देखेगा या कब जांच होगी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फिर कहा गया कि वहां पर बेड नहीं है, आप एलएनजेपी चले जाइए, वहां पर वो महिला गई, वहां पर भी उनको कोई इलाज नहीं मिला। ऐसे तमाम लोग होंगे, क्योंकि जरूर ये बात है कि कोशिश करें, लेकिन आपने जैसे कहा कि बहुत बड़ी आबादी है, लगभग शायद 50,000 आपने जिक्र किया, इतने फोन कॉल्स रोजाना आप लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी आबादी है जो लोग पहुंचते होंगे, इसलिए भी शायद संभव नहीं हो पा रहा हो। लेकिन ये चीजें एक डर पैदा करती है, क्योंकि वो महिला दोबारा अपने घर गई अपने बेटे के साथ, रास्ते में एक रिक्शा उन्होंने किया, उसके जरिए वो पहुंची, उनको मदद मिल नहीं पाई, बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़ी बात है कि ऐसी अवस्था में लोग क्या करें। अस्पताल जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे मामलों में आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि एक एक केस महत्वपूर्ण हो जाता है, तो फिर शिकायत कहां करें, क्या करें ऐसे लोग? जी, ये पर्टिकुलर केस के बारे में जो हालाँकि मैं नहीं जानता हूँ एग्ज़ैक्ट सिचुएशन क्या है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये केस अगर हमने सिंबॉलिक तरीके से भी दिया, तो शायद हो सकता है कि हम भारत की जनसंख्या और जो अभी फ़िलहाल प्रेशर है हेल्थ सिस्टम का, उसका अगर थोड़ा-सा अंदाज़ा किया जाए, तो शायद इक्का-दुक्का केसेस ऐसे अलग-अलग राज्यों से उन्हीं आ स्थितियों सकते में मैं हैं। जानना चाहती हूँ तो सर, क्योंकि ये ठीक नहीं जी। है, उन्हीं स्थितियों में कोई क्या करे, कहां गुहार लगाए? जी, मैं उनको ये हेल्पलाइन पे भी फ़ोन कर सकते हैं, और मैं हम ये फिर से आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम ये बार-बार मैसेज भारत सरकार की ओर से सभी जिला प्रशासनों को और राज्य सरकारों को जा रहा है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। इसलिए जो एसओपीज़ है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हॉस्पिटल लेवल पे फॉलो करना चाहिए, उसको और फाइन ट्यून किया जाए, क्योंकि ये एक ऑपरेशंस और मैनेजमेंट का इशू है। हो सकता है कि कहीं ऑल ऑफ अ सडन वर्क प्रेशर किसी अस्पताल में ज़्यादा हो गया, या फिर 100 बेड है और 150 मरीज आ गए, तो ये इश्यूज ऑपरेशनल इश्यूज है। उसको हम केस टू केस बेसिस पे ही हम डील करेंगे। ठीक है, एक टेस्टिंग की बात बता दीजिए सर, अगर किसी को लग रहा है टेस्टिंग के लिए जाता है, अगर प्राइवेट लैब्स भी जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये रूलिंग दे दी कि जो बीपीएल परिवारों के लोग हैं उनकी जांच फ्री में होगी, तो वहाँ क्या प्राइवेट लैब्स में पहले पैसा खुद देना होगा, बाद में रिम्बर्स होगा, क्या होगा, इसका प्रावधान क्या है? जी, मैं आयुष्मान भारत के प्रति बात कर सकता हूँ जी जी। इस योजना को। हाँ। तो आयुष्मान भारत में प्राइवेट लैब जो है, एम्पैनलमेंट हमारे अस्पतालों के साथ है, टाई अप अस्पतालों के साथ है, लैब के साथ अस्पताल नहीं है। ये अस्पतालों का टाई अप फिर आगे जाके लैब के साथ होता है। तो तो पहले अस्पताल जाएं। पेशेंट पेशेंट का जो रजिस्ट्रेशन है, उसका जो रिक्वेस्ट है टेस्टिंग का, वो अस्पताल करता है, ठीक और है। अस्पताल रेफर करता है कि ये केस, देखो ऐसा है कि वो किसी का इंडिस्क्रिमिनेट टेस्टिंग नहीं करेंगे। जो आईसीएमआर ने गाइडलाइंस दिए हैं, 9 अप्रैल के लेटेस्ट गाइडलाइन है, उसमें जो 6-7 क्राइटेरिया है, अगर उसमें वो बैठता है तो उसको रेफर किया जाएगा, उसका टेस्टिंग होगा, उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, ये कैशलेस है। जो पैसा है वो डायरेक्टली सरकार की तरफ से अस्पताल को जाएगा, और अस्पताल की तरफ से फिर वो लैब को जाएगा। तो पेशेंट के लिए जरूरी इतना ही है कि वो आईसीएमआर गाइडलाइन के हिसाब से टेस्टिंग के लिए पात्र है या नहीं है,
अगर पात्र होता है तो अस्पताल उसको रेफर करेगा और उसका टेस्टिंग होगा। अभी जितनी टेस्टिंग हो रही है डॉक्टर्स के रेफर करने से हो रही है, खुद होके ठीक है। सेल्फ टेस्टिंग करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी पहले अस्पताल का रुख करना पड़ेगा, उसके बाद अगर डॉक्टर कहते हैं हाँ जरूरत है तो फिर ऐसे जी, लैब्स में डॉक्टर जाकर के वो कहेगा खुद ही तो करेंगे, फॉरवर्ड नहीं कर तो नहीं। देंगे। ठीक है, बहुत तस्वीर साफ करने के लिए शुक्रिया सर आपका। और फिर बता दें अपने दर्शकों को कि 14555 ये नंबर है टोल फ्री नंबर, और 1075 ये नंबर भी है। 14555 पे आयुष्मान भारत से जुड़ी हर एक जानकारी आपको मिल जाएगी कि आप खुद उसके अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं। 1075 किसी भी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए और साथ ही किसी मदद के लिए इस नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रवीण जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम स्थितियों को क्लियर करने के लिए। पिक्चर काफी हद तक मुझे लगता है क्लियर हो गई, तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए News 24।